ससुराल में गेहूं की फसल कटाई। रागिनी की ये शादी के बाद अपने मायके में पहली होली है। रागिनी के पिता एक किसान हैं और उनका परिवार काफी खुशहाल है। आज रागिनी का पति मोहन उसे लेने आ रहा है। शिवानी अपनी बहू सविता से कहती है, अरे सविता बहू, दामाद जी की पसंद का सारा खाना बन गया या नहीं? वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। माँ जी, कड़ी पकौड़ा बन गया है, दाल चावल बड़े और मिठाई भी बन गई है। बस अब मैं पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। सविता बहू, दामाद पहली बार बेटी को लेने आ रहे हैं, उन्हें शगुन भी देना होगा। अरे मैं भी क्या तुझे कह रही हूँ, तेरे ससुर से पूछती हूँ जाकर। अब शिवानी हॉल में आती है और महेश से कहती है, सुनिए जी, दामाद जी के लिए शगुन की मिठाई और पैसे निकाल कर रख तो लिए है ना आपने? हाँ शिवानी, तुम चिंता मत करो। मैंने सुबह ही अंकित को मिठाइयाँ लाने के लिए कह दिया था और पैसे तो मेरी जेब में ही है। अंकित मिठाई लेकर आता ही होगा। तभी अंकित मिठाई लेकर आता है और कहता है, ये लीजिए माँ, मैं मिठाई ले आया। सभी लोग मोहन के आने की तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद मोहन आता है और वो अपने सास ससुर के पैर छूता है। फिर सभी लोग मोहन को गुलाल लगाते हैं। सविता मोहन के लिए नाश्ता लगाती है और सभी बैठकर बातें करते हैं। और बताओ मोहन बेटा, कैसी रही तुम्हारी होली? हमारी होली तो अच्छी रही। आप लोग बताइए, आपकी होली कैसी थी? और ससुर जी, आपकी गेहूं की फसल कैसी हुई इस बार? बेटा, होली तो हमारी बड़े ही अच्छे से बीत गई, लेकिन हमारा असली त्योहार तो होली के बाद शुरू होता है, जब फसलों की कटाई शुरू होती है। बस अब हमारी भी गेहूं की फसल भगवान की दया से बड़ी अच्छी तैयार हो गई है और अब हमें कटाई करवानी है। यह सुनकर मोहन भी बहुत खुश हो जाता है। तब तक सविता सभी के लिए चटाई पर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। दोपहर में महेश शिवानी से कहता है, शिवानी, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ, मजदूरों से बात करके आता हूँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद कटाई भी तो शुरू करवानी है। रुकिए जी, मैं भी खेतों की तरफ ही चलती हूँ। अब शिवानी के साथ साथ सविता, अंकित, रागिनी और मोहन भी खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी लोग खेत पहुंचते हैं। मोहन देखता है कि गेहूं की फसल खेत में लहला रही है। वो गेहूं की फसल को देखकर मन ही मन सोचता है, गेहूं की फसल तो सचमुच बहुत ही अच्छी हुई है। इसका मतलब है कि मेरे ससुराल में सोने की फसल की कटाई होने वाली है। मोहन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अंकित वहां आ जाता है और कहता है, अरे दामाद बाबू, क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं अंकित, यही सोच रहा हूँ कि तुम लोगों ने इतनी अच्छी फसल तैयार करने में कितनी मेहनत की होगी। हाँ मोहन बाबू, गेहूं की फसल को तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। ठंड के मौसम में हमारा पूरा परिवार रात को पानी में खड़ा होकर गेहूं की फसल के लिए काम करता था और सुबह सुबह कोहरे में आकर गेहूं में पानी लगाना पड़ता था। सारा दिन हम लोग खेतों में रहकर ही मेहनत किया करते थे। एक बार तो सविता को ठंड की वजह से चक्कर ही आ गए थे। सविता बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कल से घर पर ही रहना। खेतों का काम तो हम ही कर लेंगे। नहीं माँ जी, इस बार हमें अपनी फसलों में खूब मेहनत करना है, ताकि हम जमींदार से लिया हुआ कर्ज भी उतार सके और अपने घर की मरम्मत भी करवा सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन सविता को तेज बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सभी लोग मिलकर खेतों में काम करते रहे। इतनी मेहनत के बाद आज जाकर ये गेहूं की फसल लहराती हुई तैयार हुई है। बस अब एक हफ्ते बाद कटाई शुरू करवानी है और फसल को बेचना है। अंकित और मोहन बात कर ही रहे थे कि तभी वहां शिवानी और महेश भी आते हैं। तब महेश कहता है, अरे दामाद जी, अब आप गेहूं की कटाई के बाद ही वापस जाना। हाँ जी, मैं तो अपने दामाद को वापस जाने ही नहीं दूंगी। फसल कटाई के बाद मैं अपनी बेटी को चांदी की पायल दिलाऊंगी और दामाद जी को घड़ी। उसके बाद ही उन्हें विदा करूंगी। ठीक है माँ जी, पिताजी, मैं फसल कटाई के बाद आप लोगों से सारे नेक लेकर ही जाऊंगा। आप लोग चिंता मत करो। शिवानी और महेश ऐसा कहकर खेतों के अंदर चले जाते हैं। तब पीछे खड़ी रागिनी मोहन से कहती है, जी, जब माँ और पिताजी नेक देने की बात कर रहे थे तो आपको मना करना चाहिए था ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? ससुराल से मिले हुए नेक को कौन छोड़ता है भला? हाँ, और वैसे भी दिखाई नहीं देता, सोने की फसल लहरा रही है, इसके तो अच्छे खासे दाम मिलेंगे। मेरे ससुराल वालों का तो कुछ मेरा भी हिस्सा बनता है। चल अब तो ज्यादा चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। शाम को भी दामाद के लिए सविता अलग अलग तरह का खाना बनाती है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन दोपहर में फिर सभी लोग खेतों पर जाते हैं और काम करते हैं। तभी मोहन फोन पर किसी से बात करते हुए अपने ससुर के पास आता है। अच्छा, शहर में गेहूं के इतने अच्छे दाम मिलते हैं? हाँ, फिर तो मैं भी अपने ससुराल वालों से बात करता हूँ। मोहन फोन रख देता है। तब महेश कहता है, अरे क्या बात है दामाद जी, किससे बात चल रही थी आपकी? अरे ससुर जी और अंकित भैया, इधर आइए, पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। सासू माँ, सविता भाभी, आप भी आ जाइए। सभी पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर मोहन सभी से कहता है, मेरे दोस्त राकेश का फोन था,
कह रहा था कि गांव में गेहूं की तैयारी फसल काफी सस्ती जाती है और शहरों में इसके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वो अपनी फसल तो शहर में ही बेच रहा है। वो मुझे भी कह रहा था कि मैं भी अपने ससुराल की फसल शहर में बेच दूं, जिससे अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी। अगर शहर में फसल ज्यादा अच्छे भाव से बिक सकती है तो आप वहीं बेच दीजिए। अब सभी लोग घर आ जाते हैं। रात को सविता अपने पति से कहती है, सुनी जी, मैं ये कह रही थी कि अगर हम अपनी फसल अपने ही हाथों से बेचे तो ज्यादा अच्छा होगा। सविता, मोहन हमारे घर का दामाद है, क्या फर्क पड़ता है हम बेचें या मोहन? और हमारी इतनी मेहनत के अगर 2 पैसे ज्यादा मिल जाएं तो इसमें बुराई क्या है? नहीं जी, मेरे कहने का मतलब था कि अपनी फसल अपनी आंखों के सामने ही बेचनी चाहिए। सविता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारा दामाद भी हमारे घर का ही हिस्सा है और तुमने ये बात मुझसे कही तो ठीक है, किसी और से मत कहना। अब रात हो चुकी है काफी, सो जाओ। अंकित की बात सुनकर सविता चुप हो जाती है। ऐसे ही होली का 1 हफ्ता बीत जाता है और फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। महेश सारी फसलों को कटवा कर गाड़ियों पर लाद देता है और उसके बाद मोहन से कहता है, मोहन बेटा, मैंने सारी गेहूं की फसल काट कर इन गाड़ियों में लदवा दी है। अब तुम शहर चले जाओ और फसलों को बेचकर जो भी मुनाफा हो वो ले आओ। हाँ हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब मोहन बाइक से आगे आगे चलता है और 2 गाड़ी वाले फसलों को लेकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। मोहन फसलों को लेकर शहर पहुंचता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं गेहूं की सोने जैसी फसल लेकर आया हूँ, बस आप इनके अच्छे दाम दे दीजिए मुझे। अरे भाई हाँ मोहन, गांव में जितने दाम मिलते हैं ना, उससे तो 3 गुना दाम दूंगा मैं इस फसल के। हाँ, तो चिंता मत कर। ऐसा कहकर सेठ फसल को देखकर चेक करता है और 3 गुना दाम मोहन को दे देता है। मोहन गेहूं के दाम पाकर बहुत खुश होता है, बाहर आता है और पैसों को देखते हुए अपने आप से कहता है, आखिर मैंने गेहूं की फसल को 3 गुना दाम में बेच ही दिया, लेकिन मेरे ससुराल वालों को इतने पैसों की जरूरत थोड़ी है। ऐसा करता हूँ, आधे पैसे मैं रख लेता हूँ और आधे उन्हें दे दूंगा और कह दूंगा कि गेहूं इतने ही दामों में बिका। उनके लिए तो ये रकम भी ज्यादा है, उन्हें कौन सा पता चलने वाला है कि मैंने कितने पैसे से मैं गेहूं की फसल बेची है। ये सोचकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। वो घर पर आकर आधे पैसों को अपने घर की अलमारी में रखता है और आधे पैसे लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपने ससुर को पैसे देते हुए कहता है, हाँ लीजिए ससुर जी, मैंने आपकी गेहूं की फसल अच्छे दामों में बेच दी है, ये लीजिए सारे पैसे। महेश भी इतने पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि गांव में तो उतने भी पैसे नहीं मिलते थे। किसी को भी कानो कान इस बात की खबर नहीं होती कि मोहन ने आधे पैसे रख लिए हैं और आधे ही पैसे दिए हैं। रात को सविता अंकित से कहती है, सुनी जी, मैंने सुना है कि शहरों में फसल बेचने पर 3 गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन दामाद जी ने जितने पैसे दिए हैं उन्हें देखकर तो ये नहीं लगता कि हमें 3 गुना मुनाफा हुआ है। तुम इतना क्या चाहती हो सविता? हाँ, मोहन हमारे घर का दामाद है, उस पर बार बार इस तरह से शक करना ठीक नहीं है। अगर किसी दिन घर वालों को या उसे पता चला तो बहुत बुरा लगेगा। और तुम जबरदस्ती शक कर रही हो। उन्होंने जितने पैसे में गेहूं बेचा वो हमें लाकर दे तो दिया। सविता अंकित की बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन शिवानी रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, गेहूं की फसल बिक गई है, आज मेरे साथ बाजार चल, मैं तुझे चांदी की पायल और दामाद जी को घड़ी दिलाऊंगी। ये सुनकर रागिनी मुस्कुरा देती है। वहीं मोहन बहुत खुश हो जाता है। अब शिवानी दोनों को बाजार लेकर जाती है। पहले वो रागिनी को चांदी की पायल दिलाती है और उसके बाद मोहन को घड़ी दिलाती है। ये देखकर रागिनी कहती है, वैसे माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैसे कोई जरूरत नहीं थी बेटा? हमारी खुशियों में तेरा भी तो हिस्सा है, आखिर तुम दोनों भी तो इस घर परिवार के हो। अगले दिन अंकित अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब हमें जमींदार जी का कर्ज भी दे देना चाहिए। हमने रागिनी की शादी के लिए भी काफी सारा कर्ज ले रखा था और खेती की बुवाई के लिए भी। अंकित भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? कहिए क्या बात है? अंकित भैया, अभी आप जमींदार का पैसा रोक लीजिए। इस बार हम सारा पैसा लगाकर और अच्छे बीज लगाएंगे और अच्छी खाद डालेंगे और अगली फसल पर सारा पैसा लौटा देंगे और हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। हाँ ठीक है मोहन बाबू, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। वैसे भी जमींदार बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उनसे कुछ समय की मोहलत मांगूंगा तो वो मुझे जरूर दे देंगे। सभी लोग मोहन की बात मान लेते हैं और जमींदार का कर्ज भी रोक लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहन और रागिनी अपने घर वापस लौट आते हैं। एक दिन रागिनी घर की साफ सफाई करने के बाद अलमारी को साफ करने के लिए उसे खोलती है। तभी उसे अलमारी में कुछ पैसे दिखाई देते हैं। रागिनी उन पैसों को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, इतने सारे पैसे हमारे घर में कैसे रखे हैं? मोहन तो खेतों में काम करते हैं और इतना ही कमा पाते हैं कि हम दोनों वक्त का खाना खा सके।
फिर ये पैसे कहाँ से आए? ऐसे करती हूँ मोहन से ही पूछ लेती हूँ। अब रागिनी उन पैसों को लेकर बाहर आती है और मोहन से कहती है, सुनी जी, अलमारी में ये पैसे रखे हुए थे, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? तू बहुत सवाल करने लगी है। ये पैसे मेरे नहीं, मेरे दोस्त के हैं। चुपचाप जाकर वहीं रख दे जहाँ से निकाले हैं। अरे अब गुस्सा क्यों होते हैं? मैं तो बस पूछ ही रही थी। अब रागिनी पैसों को लेकर अलमारी में रखती है और अपने आप से कहती है, मैं भी कुछ भी सोच लेती हूँ। मेरे पति थोड़ा सा कड़क जरूर है, लेकिन वो ईमानदार है। यही सोचकर रागिनी अपने काम में लग जाती है और धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब दोबारा गेहूं की बुवाई का समय पास आ रहा था। एक दिन मोहन रागिनी के साथ अपने ससुराल आता है। खाने पीने के बाद सभी बैठकर बातें करते हैं। तब मोहन अपने ससुर से कहता है, ससुर जी, गेहूं की बुवाई का समय पास आ रहा है और मैंने आप लोगों के लिए कुछ सोचा है। आखिर घर का दामाद हूँ, इस घर के बारे में मैं नहीं तो और कौन सोचेगा। अरे हाँ हाँ दामाद जी, आपको सोचोगे तो गलत थोड़े ना सोचोगे। बताइए क्या सोचा है? मैं सोच रहा था कि पिछली बार हमें गेहूं में इतना अच्छा मुनाफा हुआ है, क्यों ना इस बार हम बैंक से लोन लेकर और खेत खरीदें। जैसे ही हमारी फसल तैयार होगी हम सारा कर्जा उतार देंगे। इस तरह हमें कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है दामाद जी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही कर लेंगे। तभी पीछे खड़ी सविता कहती है, लेकिन पिताजी, हमारे पास तो अपने खेत है, हमें भला लोन लेने की क्या जरूरत है? हम तो बिना लोन के ही फसल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और फिर बैंक से लोन लेने पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अरे मेरी भोली भाभी, बैंक से लोन लेने पर ब्याज तो देना पड़ेगा ना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा भी तो हमें होगा। हाँ सविता, मोहन सही कहते हैं। वैसे भी अगर वो हमारे घर के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो गलत थोड़े ना सोचेंगे। ठीक है मोहन, हमें मंजूर है। हम कल ही बैंक चलकर लोन ले लेते हैं। अरे अंकित, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, इतना काम तो मैं इस घर के लिए अकेला ही कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, बस मुझे खेतों के कागज दे देना। ठीक है सविता, फिर तुम खेतों के कागज लाकर मोहन बाबू को दे दो। सविता अंदर जाती है और अंकित को इशारे से अंदर बुलाती है और कहती है, अजी, आप खेतों के कागज मोहन बाबू के हाथों में क्यों दे रहे हैं? अपने हाथों से जाकर लोन का सारा कामकाज करवा लीजिए। सविता, मुझे बहुत से काम है। जब मोहन बाबू कह रहे हैं कि वो ये काम खुद कर देंगे तो उन्हें करने दो। तुम तो कागज उनके हाथ में दे दो, बस बात खत्म। अंकित की बात सुनकर सविता चुप हो जाती है और खेतों के सारे कागज मोहन को दे देती है। मोहन उन कागजों को शहर लेकर जाता है। इधर सविता रागिनी से कहती है, रागिनी, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों भला बुरा मानूंगी? कहिए। रागिनी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे पति की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। आखिर मोहन बाबू को हमारे खेत गिरवी रखवाने की क्या जरूरत थी? अपनी भाभी की बात सुनकर रागिनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, भाभी, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मेरे पति के बारे में इतना बुरा सोचती हो। वो बातें थोड़ी कड़क जरूर करते हैं, लेकिन है वो बहुत अच्छे, और बेईमान तो बिल्कुल भी नहीं है वो। ऐसा कहकर रागिनी उठकर वहां से चली जाती है। इधर मोहन शहर पहुंचकर खेतों को बैंक में गिरवी रख देता है। उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लेता है और साथ ही वो कुछ महीनों का समय भी ले लेता है। वो पैसे लेकर घर आता है और सारे पैसे अपने ससुर जी को देते हुए कहता है, लीजिए ससुर जी, मैं सारे पैसे ले आया हूँ। अब आप आराम से इन पैसों से खेत खरीद सकते हैं। ये सुनकर परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं। रागिनी धीरे से सविता के कान में कहती है, भाभी, देखा आपने, मेरे पति ने लोन लेकर सारा पैसा पिताजी को ही दिया है। वो तो हमारे घर का भला ही चाहते हैं। सविता रागिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन मोहन सभी लोगों को उनके खेतों के पास ही एक अच्छा सा खेत दिखाता है और कहता है, ससुर जी, ये खेत आप देख रहे हैं, बस मैं इसी खेत को खरीदने की बात कर रहा था और वो मेरे दोस्त का ही खेत है। थोड़ी ही देर में वो आता ही होगा, आप लोग उससे बात कर लीजिएगा। मोहन ऐसा कह ही रहा था कि तभी राकेश वहां आ जाता है। मोहन राकेश से खेत का सौदा तय कर लेता है। राकेश कहता है, महेश चाचा, मैं तो मोहन की दोस्ती की वजह से ये खेत इतने में कम दाम में दे रहा हूँ। वैसे कब करनी है कि लिखा पड़ी? अरे बेटा, जब तुम कहो तब लिखा पढ़ी कर लेते हैं। अब महेश बड़ी चालाकी से खेतों को अपने नाम पर खरीद लेता है और पेपर भी अपने पास ही रख लेता है। ये सारी बातें उसके ससुराल वालों को कानों कान खबर नहीं होती। समय बीतता है और महेश अपने परिवार के साथ फिर से अपने दोनों खेतों में गेहूं की फसल लगाता है। पूरा परिवार खेतों में खूब मेहनत करता है और बीते वक्त के साथ गेहूं की फसल सोने की तरह लहलाने लगती है। एक दिन महेश अपने ससुराल के खेतों पर आता है और फसल को देखकर कहता है, ससुर जी, इस बार भी आपकी फसल बिल्कुल सोने की तरह लहरा रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे शहर ले जाकर बेच देता हूँ, काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ हाँ दामाद जी, आप फसल की कटाई शुरू होने दीजिए, उसके बाद आप फसल ले जाकर बेच दीजिएगा।
घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। अगले दिन से कटाई शुरू हो जाती है। महेश और अंकित सारी फसल काट कर गाड़ियों में लाद लेते हैं और मोहन शहर के लिए निकल जाता है। मोहन शहर पहुंचकर सेठ से कहता है, सेठ जी देखिए, इस बार दुगनी फसल लाया हूँ और बिल्कुल सोने जैसी फसल है। आप मुझे इसके जल्दी से अच्छे दाम दे दीजिए। अरे हाँ हाँ मोहन, मैं तुझे हर बार अच्छे दाम देता हूँ। रुक जरा, फसलों को चेक तो कर लेने दे मुझे। सेठ सारी फसलों को चेक करता है, उसके बाद मोहन को अच्छे दाम दे देता है। मोहन वो सारे पैसे लेकर बाहर निकलता है और पैसों को देखते हुए मन ही मन में सोचता है, इस बार तो फसल काफी अच्छे दाम में बिकी है, बिल्कुल सोने के भाव में। क्यों ना इस बार मैं सारे पैसे खुद ही रख लूं और अपने ससुराल वालों से कह दूं कि पैसे चोरों ने चुरा लिए। और यही सोचकर मोहन अपने घर पहुंचता है और अलमारी में सारे पैसे रख देता है। और इस बार वो अलमारी में ताला लगा देता है और चाबी अपने जेब में रखकर अपने ससुराल आ जाता है और रोते हुए अपने ससुर जी से कहता है, ससुर जी गजब हो गया, इस बार मैं पैसे लेकर आ रहा था लेकिन वापसी में कुछ चोरों ने वो सारे पैसे चुरा लिए और मुझे खूब मारा। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ। ये सुनकर सविता गुस्सा होते हुए कहती है, क्या चोरों ने पैसे चुरा लिए? ये आप क्या कह रहे हैं दामाजी? हमने तो अपने खेतों को गिरवी रखकर दूसरे खेत खरीदे हैं। अगर हम पैसे नहीं चुका पाए तो बैंक हमारे खेतों को जब्त कर लेगी। अरे बहू, तुमने सुना नहीं कि दामाद जी को चोरों ने घेर लिया था और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर मोहन जोर जोर से रोने लगता है। सभी लोग उसे चुप कराते हैं। तब अंकित कहता है, कोई बात नहीं मोहन बाबू, मुसीबत के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना ही परिवार का धर्म है। अब जो हो गया वो हो गया, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग मोहन को चुप कराते हैं। मोहन चुप हो जाता है और अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। बैंक का दिया हुआ समय पूरा हो गया था, इसलिए कुछ दिनों बाद बैंक के आदमी आते हैं और मोहन के खेतों पर कब्जा कर लेते हैं। शिवानी रोते हुए कहती है, हे भगवान, हमारे खेतों पर तो बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब हम गेहूं कहाँ उगाएंगे? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? माँ, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? हमने जो दूसरे खेत खरीदे थे ना, हम उसी में अपनी फसल उगाएंगे। अंकित की बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन सभी लोग दूसरे खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी राकेश वहां आता है और कहता है, अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरे खेतों में खेती मेरी इजाजत के बिना कैसे कर सकते हैं? अरे ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? ये खेत तुम्हारे नहीं हमारे हैं, हमने इसे खरीदा है। चाचा जी, आपने इसे खरीदा था, वो भी अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने दामाद के नाम पर। और आपके दामाद ने ये खेत मुझे बेच दिया है। देखिए, ये रहे इन खेतों के कागज। अब ये खेत आपके नहीं बल्कि मेरे हैं। सविता बहू, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, जरा तू इन कागजों को पढ़कर बता कि राकेश क्या कह रहा है। अब सविता कागज लेती है और उन्हें पढ़कर दुखी होते हुए कहती है, पिताजी, राकेश सही कह रहा है, ये खेत दामाद जी ने राकेश को बेच दिए हैं। ये सुनकर तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब खेतों में काम करना छोड़कर अपने अपने घर आ जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। सविता कहती है, मैं तो आप लोगों को बार बार कहती थी कि अपना काम अपने हाथों से ही करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। सविता, हमें क्या पता था कि हमारा दामाद इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। हाँ बहू, हमारे दामाद ने हमें बर्बाद कर दिया। हम उसे इतना अच्छा समझते थे, लेकिन वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। आप लोग सारी बातें फोन करके रागनी को बताइए कम से कम। नहीं बहू, रागिनी को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएगी और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे छोड़कर घर आ जाए। वो हमारी बेटी है, हम उसका घर बर्बाद नहीं कर सकते। जाने दो, छोड़ो इस बात को, यहीं खत्म कर दो। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन अब हमारे पास दोनों ही खेत नहीं रहे। हमें अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? हमारे पास पहले भी खेत नहीं थे, हमने तो अपनी मेहनत से ही खेत बनाए थे। हम फिर से मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर से सब कुछ बना लेंगे। सविता बहू, जल्दी से खाना लगा दो, मैं और अंकित मजदूरी पर जाएंगे। अब सविता खाना लगा देती है और अंकित और महेश खाना खाकर मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार महेश के घर आता है और कहता है, अरे भाई महेश, कहाँ गया तू? हाँ जमींदार जी, कहाँ जाऊंगा, यही हूँ मैं। जानता हूँ कि आप अपने पैसे वापस मांगने आए हैं। कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे तूने मुझे बेवकूफ समझा रखा है क्या? हाँ, तूने अपनी फसल बेच दी और मेरा कर्ज नहीं लौटाया। अरे उसके बाद तूने अपने दोनों खेत भी बेच दिए और अब मजदूरी कर रहा है। अब भला तू मेरा कर्जा कहाँ से लौटाएगा? जमींदार जी, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम मेहनत मजदूरी करके आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहुत बेवकूफ बना लिया तुम लोगों ने मुझे। हाँ, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। चलो ये घर खाली करो। जो तुम लोगों ने मुझसे कर्जा लिया था उसके बदले में ये घर अपने नाम कर रहा हूँ, और जितना कर्जा तुम लोगों ने दिया था
उतने का तो तुम्हारा घर भी नहीं है। घर वालों की बहुत विनती करने पर भी जमींदार नहीं मानता और वो घर खाली करवा देता है। महेश का सारा परिवार अब सड़क पर आ जाता है। सभी लोग अपने घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तब शिवानी रोते हुए कहती है, हे भगवान, एक ही घर था हमारे पास, वो भी हमसे छीन गया। हमारे दामाद ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अरे शिवानी, इस तरह घबराओ मत। दामाद ने हमें बर्बाद किया तो क्या हुआ, भगवान तो हमारे साथ है। मेरा एक दोस्त है हरिया, हम उसी के पास चलते हैं। उसके खेतों में काम कर लेंगे और उसके खेतों के किनारे झोपड़ी बनाकर रह भी लेंगे। अब सभी लोग हरिया के पास आते हैं। महेश हरिया को सारी बातें बताता है और कहता है, हरिया, तो मुझे अपने खेतों के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने की थोड़ी जगह दे देता तो हमारा काम चल जाता। बदले में हम तेरे खेतों की देखभाल ही करते रहेंगे और अगर तू कहेगा तो तेरे खेतों में मजदूरी भी कर लेंगे। अरे भाई देख महेश, मैं इतना बड़ा किसान तो नहीं हूँ कि तुझे अपने खेतों में मजदूरी का काम दे सकूं। हाँ, लेकिन मेरे खेतों के किनारे तू अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ले। लेकिन जितनी जल्दी हो सके तू एक घर का इंतजाम कर लेना। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अब महेश हरिया के खेतों के किनारे घास फूस में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगता है। शाम हो जाती है। सविता सभी लोगों से कहती है, इतना खुशहाल जीवन था हमारा, हमें क्या पता था कि हम इस हाल में आ जाएंगे। मैं जानती हूँ कि सबको भूख लगी है, लेकिन घर में खाने को एक दाना तक भी नहीं है। सविता, आज तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। कल से कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। वो लोग यही बात कर रहे थे कि तभी हरिया वहां पर कुछ बिस्तर और थोड़ा खाना लेकर आता है और महेश और उसके परिवार को देते हुए कहता है, अरे भाई महेश, ये कुछ बिस्तर है बिछाने के लिए और ये थोड़ा खाना है, इन्हें खा लेना दोस्त। मैं तेरे लिए इतना ही कर सका। अरे कैसी बातें कर रहा है हरिया, तेरा ये एहसान मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। खाना और बिस्तर देकर हरिया वहां से चला जाता है। तब सविता खाना लेकर सभी लोगों को परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सविता बिस्तर लगाती है। फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह महेश सभी लोगों से कहता है, अंकित बेटा, चलो हम दोनों को आज अपने लिए मजदूरी ढूंढनी है। सविता बहू, तुम अपनी सास का ख्याल रखना। शाम को हम कुछ ना कुछ राशन लेकर जरूर आएंगे। पिताजी, मैं तो कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी पर चलती हूँ। ज्यादा लोग काम करेंगे तो हम अपने लिए जल्दी ही घर की व्यवस्था भी कर पाएंगे। हाँ जी, सविता बहू सही कह रही है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब महेश का सारा परिवार मजदूरी करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन रागिनी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोसन निर्मला आती है और कहती है, रागिनी, मैंने सुना है कि तेरे माता पिता घर से बेघर हो गए हैं और मेरे पिताजी के खेतों में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ये तो क्या कह रही है निर्मला? भला मेरे माता पिता बेघर क्यों होंगे और हरिया चाचा के खेतों में वो झोपड़ी बनाकर क्यों रहेंगे? हमारा तो अपना घर भी है। रागिनी, आज ही पिताजी का फोन आया था, वही सारी बातें बता रहे थे मुझे। वैसे वो तो और भी बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन अब मैं वो नहीं बताना चाहती तुझे। अरे नहीं नहीं निर्मला, तू मुझे सारी बातें बता। रागिनी, मैंने सुना है कि तेरे पति ने ही उनके खेतों को अपने नाम करवा के बेच दिया है और इसलिए उनको इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सुनकर तो जैसे रागिनी के होश उड़ जाते हैं। बातें करने के बाद निर्मला कहती है, अच्छा रागिनी, मैं चलती हूँ, लेकिन तू अपने पति को सारी बातें मत बताना, वरना वो मुझसे झगड़ा कर लेगा। ऐसा कहकर निर्मला चली जाती है। तब रागिनी मन ही मन सोचती है, मुझे तो बहुत पहले से ही शक था और भाभी भी घर वालों को लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उन्हें कुछ भी कहूंगी तो वो ये मानेंगे नहीं और मुझे मारेंगे पीटेंगे, वो अलग। जो भी हो, मुझे पूरे सच का पता लगाना ही होगा। अगर मेरा पति गलत है तो मैं उसे जेल भेजने से पीछे नहीं हटूंगी। यही सोचकर शाम को रागिनी अपने पति को खाना देते हुए उससे कहती है, सुनिए जी, काफी दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए अपने मायके हुए हैं। अरे तेरे मायके वालों का अपना घर था, अपनी खेती थी, तो हम वहां रुकने के लिए जाया करते थे। अब बचा क्या है उनके पास? सारा का सारा तो तेरे भाई और भाभी को भेजकर खा गए और अब किसी दूसरे के खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है हमें वहां जाने की। ऐसा कहकर मोहन रागिनी को उसके घर जाने के लिए मना कर देता है। अगले दिन राकेश मोहन के पास आता है और कहता है, अरे मोहन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बात करनी हो तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, दीवारों को भी कान होते हैं। चल तेरे घर चलते हैं। रागिनी रसोई में खाना बनाती हुई ये बातें सुन रही थी। वो अपने मन में सोचती है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो घर में नहीं हो सकती थी? कुछ तो दाल में काला है, मुझे पता करना ही होगा। अब रागिनी मोहन और राकेश का पीछा करती है। दोनों राकेश के घर पहुंचते हैं। रागिनी भी पीछे पीछे छुप छुप कर उनके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से छुपकर बात सुनने लगती है। देख मोहन, तूने जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। तूने अपने ससुर के फसलों को बेचकर आधा पैसा रख लिया
दूसरी बार तूने पूरे पैसे गायब कर दिए। इन सब में मैं तेरा बराबर साथ दिया, लेकिन तूने मुझे बहुत कम पैसे दिए हैं। फिर तूने अपने ससुर के खेत गिरवी रखवा दिए और फिर बाद में दूसरा खेत खरीद कर मुझे ही बेच दिया, तब भी मैंने तेरा साथ दिया। और अब तू अपने पास रखे हुए पैसों से खेत खरीदने के लिए कह रहा है, तो मैं तुझे जमींदार के कुछ अच्छे खेत दिखा दूंगा, लेकिन इस बार अच्छा खासा कमीशन लूंगा मैं। अरे हाँ हाँ, क्यों चिंता करता है, मैं इस बार तुझे अच्छा खासा कमीशन दूंगा, लेकिन ये बात कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, आज तक किसी को पता चला क्या? बस तू मुझे मेरा हिस्सा दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अच्छा तो ठीक है, अब मैं पैसे लेकर आता हूँ और हम जमींदार के पास खेत खरीदने चलते हैं। रागिनी सारी बातें सुन लेती है और वो दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। फिर महेश वहां आता है और चुपचाप अलमारी खोलकर सारे पैसे निकाल कर अपनी जेब में रख लेता है और घर से निकल जाता है। यह सब कुछ रागिनी चुपचाप देख लेती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये है मेरे पति की असलियत। शर्म आती है इन्हें मुझे अपना पति कहते हुए। इन्होंने मेरे मायके वालों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं। यही सोचकर रागिनी अपने घर से निकलती है और अपने मायके पहुंच जाती है। रागिनी को देखकर पास ही के खेतों में काम कर रही सविता चौंक जाती है और पास आकर कहती है, अरे रागिनी, तुम अचानक यहाँ, और तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ रह रहे हैं? भाभी, आप लोग नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। अच्छा, आओ चलो घर पर बैठकर बातें करते हैं। अब रागिनी सविता को घर ले आती है। थोड़ी देर में सभी लोग घर आ जाते हैं। तब रागिनी सभी लोगों से रोते हुए कहती है, आप लोगों ने मुझसे सच छुपाया, लेकिन मुझे सारे सच का पता चल गया है। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा और लालची है। उसने ही आप सभी को बर्बाद कर दिया है और आप सभी से लूटे हुए पैसों से आज वो अपने नाम खेत खरीदने जा रहा है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रागिनी बेटा, वो हमारे घर का दामाद है, हम भला क्या कर सकते हैं? अगर वो ऐसा कर रहा है तो जाने दो। हाँ बेटा, और तुम भी अपना घर बर्बाद मत करो, अपने पति के पास वापस लौट जाओ। वैसे भी अगर उसने हमसे पैसे लिए हैं तो वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं माँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपने मायके को बर्बाद करके अपना घर भर लूँ। आप सब मेरे साथ चलिए, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, और अगर आप नहीं गए तो मैं अकेली जाऊंगी। रागिनी की जिद पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सभी निकल पड़ते हैं जमींदार के घर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ राकेश और मोहन जमींदार को पैसे देकर खेतों का सौदा कर रहे थे। तभी ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और रागिनी कहती है, रुक जाओ मोहन, तुम्हारी काली करतूतों का कच्चा छिट्टा मेरे सामने खुल चुका है। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। अच्छा तो तू अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गई? वैसे मैंने क्या किया? खेत ही तो खरीद रहा हूँ जमींदार से, और वो कोई कानूनी जुर्म तो नहीं है ना? कानूनी जुर्म खेत खरीदना नहीं, बल्कि दूसरों के पैसे हड़प के खेत खरीदना है। हम सबको तुम्हारे बारे में सारा सच पता चल गया है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे ससुराल वालों के पैसे वापस कर दो। मोहन भाभी सही कह रही हैं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर जमींदार कहता है, अरे भाई, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? हैं, खेतों का सौदा और लिखा पढ़ी हो चुकी है, अब मुझे मोहन से पैसे लेना ही बाकी है। तो ठीक है जमींदार जी, आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने फोन कर दिया, पुलिस आती ही होगी। अंकित ऐसा कह रहा था कि तभी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। रागिनी पुलिस वालों को सारी बातें बताती है और साथ ही कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति के पास अपनी कोई जायदाद नहीं थी। हम तो मजदूर हैं और मजदूरी करके ही दोनों समय का खाना खाते थे। फिर मेरे पति के पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप इनसे पूछिए। इनके पास पैसे होना ही इनके दोषी होने का सबूत है। ये देखकर जमींदार सिर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है और मोहन घबराने लगता है। साथ ही वो अपनी पत्नी से कहता है, रागिनी, मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, क्या तुम अपने पति को ही पुलिस में गिरफ्तार करवा दोगी? जरा कुछ तो सोचो। अगर पति गलत हो तो जरूर मैं ऐसा करूंगी। इंस्पेक्टर तलाशी लेता है और मोहन के पास काफी सारे पैसे बरामद होते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा तो तूने अपने ससुराल वालों को लूट कर ये सारे पैसे इकट्ठा किए हैं? चल, अब मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे हमारे दामाद ने हमसे लूटे नहीं हैं, बल्कि मैं ही अपने खेत और घर बेचकर दूसरे खेत और घर खरीदने के लिए अपने दामाद को पैसे दिए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पिताजी सही कह रहे हैं। अरे घर घर के झगड़े में मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? हैं, अगर दोबारा ऐसा किया तो सबको जेल की हवा में खिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तब रागिनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इन्हें क्यों बचाया? रागिनी बेटा, जो भी हो वो हमारे घर का दामाद है, हम अपने घर के दामाद को जेल नहीं भेज सकते। ये सारी बातें सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए अपने ससुराल वालों से कहता है, मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया।
आपका दिल बहुत बड़ा है। आज मुझे एहसास हो गया मैंने आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करके कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए। रागिनी, तुम भी मुझे माफ कर दो। सभी लोग मोहन को माफ कर देते हैं। अब मोहन अपने पास रखे हुए पैसों से एक घर और एक खेत खरीद कर अपने ससुराल वालों को दे देता है और रागिनी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। अंकित के परिवार वाले भी खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं और फिर से खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं।